एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, whatever your needs are, where you think you need to work on yourself. We will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. अब हमको सबसे important चीज जो है वो समझनी है, that is self-adjusting mechanism. ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म जो होता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, या फिर जिसको हम कहते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों चीजों को हमको समझना है और ये दोनों चीजें हम अभी समझ कर रहेंगे। ठीक है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है एक्चुअल में, वो अभी हमको समझना है। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ग्राफ। दिस इज वेज रेट, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने जिस तरीके से बताया था, दिस इज लेबर डिमांड जो कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। दिस इज लेबर सप्लाई जो कि मैंने बताया था पॉजिटिव स्लोप होता है, तो इसका अपवर्ड जो है स्लोपिंग कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होता है। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये जो है मेरा ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी कि ये मेरा वेज रेट डिसाइड हुआ, विच इज डब्ल्यू नोट डिवाइड बाई पी नोट। ये मेरा रियल वेज रेट है और इस वेज रेट पे मैं कितना लेबर जो है वो एम्प्लॉय करूंगी। आई विल बी एम्प्लॉइंग OL1 अमाउंट ऑफ लेबर। मैंने OL1 अमाउंट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय किया इतने वेज रेट पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म देखना है, और मैं सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म को देखूंगी किस तरीके से। तो लेट्स से किसी भी रीजन की वजह से इकोनॉमी में रिसेशन आया, एग्रीगेट डिमांड कम हुई। एग्रीगेट डिमांड जब मेरी कम हुई तो इसका क्या मतलब है, लोगों ने डिमांड कम की। डिमांड कम की तो जो प्रोड्यूसर है उसका वो कम प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट कम होगा। और आउटपुट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? लेबर पे डिपेंड करता है। अगर आउटपुट कम हो गया तो यानी कि मेरे को जो लेबर की जरूरत है वो भी कम है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन में सारा का सारा आउटपुट लेबर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने थे, लेबर और कैपिटल, जिसमें से कैपिटल हमारा फिक्स था। अब कैपिटल हमारा फिक्स था तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जितना आउटपुट है, जितना भी मेरा आउटपुट है, उसको मैं इन्फ्लुएंस करूंगी लेबर के थ्रू। ठीक है, तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो मेरा आउटपुट की डिमांड कम होगी। आउटपुट की डिमांड कम हो गई तो एज ए प्रोड्यूसर मैं कम प्रोड्यूस करूंगी। जब मैं आउटपुट कम प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे कम लेबर की जरूरत पड़ेगी, विच मीन्स मेरा जो लेबर डिमांड है वो कम हो जाएगा। लेबर डिमांड कम हो गया, इसका मतलब मेरा जो लेबर डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। दिस इज माई लेबर डिमांड कर्व, ये मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, दिस लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। अब जब मेरा लेबर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या था? ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम था। मेरा नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया? दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम, ई। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली है, पहले मेरी लेबर डिमांड कर्व क्या थी? ये वाली थी। अब मेरी लेबर डिमांड कर्व क्या हो गई? ये वाली हो गई, L2। यानी कि अगर मैं पहले वाले लेबर डिमांड कर्व को 1 मिनट के लिए हाइड कर देती हूँ, पहले वाला डिमांड कर्व मैंने 1 मिनट के लिए हाइड कर दिया, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ? मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ ये, जिसे हम बोल रहे हैं E2। और अब मैं कितनी लेबर को हायर करूंगी? L2। किस वेज रेट पे करूंगी? इस पे करूंगी। ठीक है, मेरा वेज रेट कम हो गया, लेकिन मेरा जो प्राइस रेट है वो कम नहीं हुआ। इस चीज को समझने की जरूरत है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये समझने की जरूरत है। देखिए, दो वेज होते हैं, एक होता है मनी वेज, एक होता है रियल वेज। मैं इसको पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से समझा रही हूँ। मनी वेज, जितना वेज आपको एम्प्लॉयज ने दिया
एम्प्लॉयर ने जितना भी आपको वेज दिया दैट इज योर मनी वेज। आपकी 1000 रुपीज सैलरी है तो आपको 1000 रुपीज किसी ने कैश दिए तो वो आपका मनी वेज हो गया। रियल वेज क्या होता है? जो मेरी परचेसिंग कैपेसिटी बताता है विच इज एडजस्टेड विद द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मेरे 1000 रुपीज मेरे को मनी वेज मिला, बट उस 1000 वेज से मैं, जो मेरा 1000 रुपीज का वेज है, उससे मैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता हूँ, दैट इज माई रियल वेज। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया मैम। तो ये चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि समझने में इजी रहेगा। ठीक है, अब मेरा जो मनी वेज है वो तो कम हो गया, लेकिन प्राइस मेरा अभी कम नहीं हुआ है। प्राइस कम क्यों नहीं हुआ है? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है मैम। जो मेरा वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बोल रहे हो, आपने लिखा हुआ है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अगर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये कम क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। देखिए, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो लेबर था उसका डिमांड कर्व कम हुआ, ठीक है। जनरली रिसेशन में क्या होता है, ये नॉर्मल चीज होती है। नॉर्मल चीज क्या होता है, रिसेशन टाइम पे हम एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो जो इसमें मुझे दो चीजें आपको बतानी है। सबसे पहली चीज, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। अब जब एग्रीगेट डिमांड आई, जब एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हुई रिसेशन की वजह से, तो हमारा लेफ्ट जो डिमांड कर्व था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के बाद में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है अब इसमें, आप मुझे बताइए। तो देखिए, जैसे ही हमारा लेबर डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ तो मेरा जो वेज रेट था वो कम हो गया। अब जैसे ही मेरा वेज रेट कम होगा तो लेबर सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेबर सप्लाई क्यों कम होगी? पहला रीजन कि जो वेज रेट होता है, जो लेबर सप्लाई का होता है, उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। दूसरा, वेज रेट कम होते ही लेबर सप्लाई कम क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस एग्जिस्टिंग लेबर सप्लाई, इस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहेंगे। लेट्स से अभी मुझे 1000 रुपए मिलते हैं तो मैं काम कर रही हूँ, कल को मेरे को 800 रुपए मिलेंगे तो मैं नहीं काम करूंगी। तो जो कुछ लोग होंगे ना, वो काम करना ही नहीं चाहेंगे। दे विल नॉट बी विलिंग टू वर्क, और वो काम नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए जो यहां से यहां तक है ना, दिस वन, दिस दिस विल बी एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। ये यानी कि कुछ वो ऐसे लोग जो इस पे, जब हमारा E1 था, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब हमारा W नोट डिवाइड बाई P नोट रियल वेज था, तो इतने लोग काम करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे मेरा वेज रेट कम हुआ तो कितने लोग काम करना चाह रहे हैं? केवल इतने लोग काम करना चाह रहे हैं। यानी कि ये लोग जो पहले काम करना चाहते थे इस वेज रेट पे, वो अब काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि वेज रेट कम हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड, या फिर हम इसको एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप इसको फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिख तो रहा है। एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, जैसे ही मेरा वेज रेट यहां से कम आया, जैसे ही मेरा वेज रेट इस पॉइंट से यहां पर आया, तो मैंने एक नया इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया बाय हायरिंग L2 लेबर। अब पॉइंट ये है कि इस वेज रेट पे, जो मेरा ये वेज रेट है W1 डिवाइड बाई P0, इस वेज रेट पे जितने भी लोग काम करने के लिए तैयार थे उन सबको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल गया। और जितने भी लोग काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे तैयार हैं, अगर सबको काम मिल जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। यही तो बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यही बात तो कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का इक्वल हो गया ना। अगर मैं इसको एक दूसरे पैनल में बनाना चाहूं तो दिस विल बी लाइक दिस ना, लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। दिस इज अनदर लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। तो इस वेज रेट पे भी तो इक्विलिब्रियम हुआ। इस वेज रेट पे जितने लोग काम करना चाह रहे थे सबको काम मिल गया, तो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही बात बोला आपने। लेकिन ये जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए इसका क्या? भाई ये लोग अनएम्प्लॉयड हुए ना, L1 L2 इतना जो स्पेस है, दिस इज अनएम्प्लॉयड पीपल, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये लेबर मार्केट से खुद एग्जिट हुए हैं, ये कम वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए देयर विल नॉट बी
इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे आप काम करो। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये जो न्यू इक्विलिब्रियम है जिसमें रियल वेज रेट कम है, ठीक है, देखिए ये वाला वेज रेट ज्यादा है, ये वाला वेज रेट कम है, लेकिन कम वेज रेट पे जितने भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इसीलिए हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जब हम कहते हैं ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर वेज रेट भी कम है ना तो भी उस वेज रेट पे जितने लोग काम करने वाले हैं सबको काम मिल जाता है, और कोई भी मजबूरी में अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के दो क्राइटेरिया बताए थे, एक वो जो अपनी इच्छा से रहे, या तो वो काम ही ना करना चाहे या उसको वेज रेट कम लगे, दूसरा वो कि उसको वेज रेट भी सही लग रहा है, उसको काम भी करना है पर फिर भी काम नहीं मिल रहा है। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस केसेस में नहीं होता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट के लिए आप दूसरे उसमें आओ। दिस इज फैक्टर मार्केट, ये क्या है, लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में इतना एडजस्टमेंट हुआ। अब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई भी आउटपुट है, लेट्स से कोई एक कॉर्न है, कॉर्न, मक्के का दाना, कॉर्न जिसको बोलते हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या माना है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माना कि लेट्स से कॉर्न की मार्केट है, तो दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, एंड दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। ठीक है, अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हुआ था, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड कम हुआ था। एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो डिमांड को हम बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, यानी कि जो मेरी कमोडिटी की डिमांड थी वो कहाँ हो गई, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई। जब पीछे की तरफ शिफ्ट हुई तो इसमें प्राइस भी कम हुआ और क्वांटिटी भी कम हुई। यानी कि मैंने इकोनॉमी में क्या माना था कि इकोनॉमी में केवल एक ही गुड है और एक ही तरीके का लेबर है, पूरी इकोनॉमी में केवल कॉर्न ही बन रहा है। ठीक है, ये अजम्पशन है, पूरी इकोनॉमी में केवल कॉर्न ही बन रहा है, तो का प्राइस कितना आ गया, P1 आ गया जी। कुछ लिंक हुई चीजें, पहले मेरा प्राइस कितना था, लेट्स से P नोट कर देते हैं, Q नोट, पहले मेरा प्राइस कितना था, P नोट, क्योंकि मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ था। मेरा दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ आया, मेरा दूसरा इक्विलिब्रियम आया E1 पे। जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में, आउटपुट मार्केट बोलिए, प्रोडक्ट मार्केट बोलिए, सेम बात है। जब मेरा आउटपुट मार्केट में इक्विलिब्रियम ई नोट से ई नोट पर आया तो कितना प्राइस था, P नोट, यानी कि इस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इस प्राइस की बात हो रही है। मनी वेज मिला मुझे, मनी वेज मिला W नोट, और रियल वेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्राइस हो गया W नोट डिवाइड बाई P नोट। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड कम हुई मेरे प्रोडक्ट की आउटपुट मार्केट में, तो मेरा प्राइस क्या हो गया, P1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब मेरा प्राइस कम हुआ ना तो मेरा जो रियल वेज रेट है वो बढ़ जाएगा, W नोट डिवाइड बाई P नोट। ठीक है, इससे मेरा वेज रेट बढ़ के क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी माई वेज रेट नाउ। ठीक है, जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में P1 हुआ तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो वेज रेट था वो W1 डिवाइडेड बाई P1 हो गया, जो कि इन इक्वल है किसके, इनिशियल प्राइस वेज के। ठीक है, ये मेरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो जाएगा, W नोट डिवाइड बाई P नोट। और जब मेरा फिर से वही वाला पहले वाला वेज रेट आ जाएगा, जब मेरा पहले वाला वेज रेट आ गया तो क्या हुआ बेटा, मेरा जो पहले वाला इक्विलिब्रियम था E1 ये स्टोर हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, और फिर से मैं इस पे सारे उन लोगों को भी एम्प्लॉय कर पाऊंगी, यानी कि अब मेरा जो लेवल था एम्प्लॉयमेंट का वो क्या हो जाएगा, फिर से OL1। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट मार्केट में प्राइस कम होगा, मेरा जो रियल वेज रेट था W1 बाई P1, मेरा रियल वेज बढ़ जाएगा। ठीक है, रियल वेज रेट जैसे ही मेरा बढ़ेगा W1 डिवाइडेड बाई P1, मेरा इक्विलिब्रियम में दिस विल बी इक्वल टू W नोट डिवाइड बाई इक्वल, यानी कि W1 डिवाइड बाई P नोट इज इक्वल टू W नोट डिवाइड बाई P2 डिवाइड बाई P नोट। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ, मनी वेज, रियल वेज और
प्राइस किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। मनी वेज क्या होता है, जो वेज हमको मिला। रियल वेज क्या होता है, डिवाइड बाय प्राइस। जब जब मनी वेज बढ़ेगा तो रियल वेज बढ़ेगा। मनी वेज और रियल वेज में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब जब मनी वेज बढ़ेगा रियल वेज बढ़ेगा, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। बट प्राइस और मनी वेज और रियल वेज का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो मेरा रियल वेज रेट क्या हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीजिंग। और जब भी मेरा प्राइस रेट कम होगा तो मेरा रियल वेज रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, न्यूमरेटर बढ़ा या डिनोमिनेटर बढ़ा, सिंपल मैथमेटिक्स से इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। और अगर मेरा डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो मेरा ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लगाया कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट मार्केट में प्राइस कम होगा, प्राइस P0 से P1 पे आएगा, मेरा जो रियल वेज रेट है वो बढ़ जाएगा। प्राइस कम होगा तो रियल वेज रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मेरा रियल वेज रेट बढ़ जाएगा। और जब मेरा रियल वेज रेट बढ़ेगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, जो मेरा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम का लेवल था वहां पे पहुंच जाएगा। और इस तरीके से जो मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम था जो कि ये था, वहीं पे रिस्टोरेशन हो जाएगा। पूरा एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वहीं पे स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लासिकल मॉडल्स है उसमें अगर डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, उसका ना क्विकली एडजस्टमेंट हो जाता है वेजेस और प्राइसेस में। और इकोनॉमी खुद ही आपस में सेल्फ करेक्ट कर लेती है। इसी को हम सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं कि इकोनॉमी को आप फ्री छोड़ दीजिए, वो खुद एडजस्ट कर लेगी अपने ऑप्टिमम लेवल पे आने के लिए। ये इसका कंक्लूजन है। देखिए, लेसर फेयर की जो पॉलिसी थी, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने फॉलो की, लेसर फेयर की जो पॉलिसी फॉलो की गई, उसका मतलब ये था कि मार्केट को आप अपने हाल पर छोड़ दीजिए, मार्केट विल सेल्फ करेक्ट इटसेल्फ। बट मार्केट कैसे सेल्फ करेक्ट करेगी, इसमें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। एक बार बहुत क्विकली फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि जब मैं सेल्फ एडजस्टिंग की बात कर रही हूँ, उसको वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। इस अजम्पशन को बहुत ज्यादा चैलेंज किया जाएगा अभी आने वाले टाइम में, तो ये एक फाइनल कंक्लूजन नहीं है। तो जब वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की तो हमने लेबर डिमांड और सप्लाई कब से एक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया। इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के बाद हमने एक कंडीशन को माना, लेट्स से कि यहाँ पे रिसेशन है, रिसेशन होने के बाद में किस तरीके से आपका जो लेबर डिमांड कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से मेरे वेज रेट जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। जब मेरे वेज रेट गिरते हैं तो फिर मैं जो प्रोडक्ट मार्केट का स्पिल ओवर है वो देखने के लिए मिलता है कि प्रोडक्ट मार्केट में भी प्राइस कम होता है। प्रोडक्ट मार्केट में प्राइस कम होने का मतलब मेरा रियल वेज रेट बढ़ता है। और जब भी मेरा रियल वेज रेट बढ़ेगा तो वो इनिशियल लेवल पे रीस्टोर हो जाएगा और वो खुद रीस्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से जब whenever there will be boom or recession anything, इट विल बी सेल्फ करेक्टेड इटसेल्फ, और ये शॉर्ट रन में ही सेल्फ करेक्ट हो जाएगा और इसमें किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बिजनेस साइकिल के एग्जिस्टेंस को मानने से ही मना कर दिया था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस साइकिल जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में चलती है और इकोनॉमी में कभी भी कोई भी डेविएशन नहीं आता है। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रोडक्शन फंक्शन को एस्टैब्लिश किया। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद में लेबर मार्केट, प्रोडक्शन फंक्शन से हमने देखा कि किस तरीके से हम आउटपुट जो है वो निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। हमने डिमांड सप्लाई, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम खुद आपस में एक दूसरे को कैसे एडजस्ट करता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम जीडीपी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।